नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर सिंह और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में सभी जानकारियां दे दूं, जैसे कि इसके सिम्टम क्या हैं, इसका रीज़न और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका क्योर क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन है क्या। तो यार, डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब आपकी बॉडी और माइंड का पूरा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप उनके बीच एक बैलेंस यानी कि बोला जाए तो एक कनेक्शन नहीं बना पाते। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट यही है मेरे दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो ये है कि दुनिया लगेगी कि नकली है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अपनी बॉडी और माइंड के बीच कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे हैं तो यही लगता है कि ये दुनिया नकली है, और आप जो भी काम करोगे वो लगेगा कि नकली है। जैसे कि अगर आप किसी से बात करें तो आपको लगेगा यार मैं सच में से बात कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या फिर आप खा रहे हैं तो आपको लगेगा मैं सच में खा भी रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, या चलोगे तो आपको लगेगा मैं सच में चल भी रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। मतलब जो भी काम आप करोगे वो सब आपको नकली लगेगा, आपको कुछ भी असली फील नहीं होगा, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये नकली हो रहा है। इवन कि जैसे अगर आप जैसे किसी इंसान के साथ कहीं जा रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं या मतलब कुछ भी आप डेली एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि हम नॉर्मल करते ही हैं, तो आपको लगेगा कि मैं सच में ये कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं इस दुनिया में हूँ भी या नहीं हूँ, या ये कोई और ही दुनिया है। मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग है यार। अगर आप इस सिचुएशन से गुजरे तो आप शायद अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी मैं इसके कुछ कॉमन लक्षण बताता हूँ, अगर आप इनसे खुद को कनेक्ट कर पाते हैं तो मतलब आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कुछ भी असली नहीं लगता, सब कुछ लगता है कि नकली है। जैसे ये दुनिया नकली है, मैं नकली हूँ, या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो रियल है भी नहीं है। ये बहुत ही कॉमन लक्षण है, मुझे लगता है शायद ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है, और ये इसका एक बेसिक सिम्टम भी है। दूसरी चीज़ कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं मशीन हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपकी माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है, तो फिर ऐसे ही फील होता है कि हाँ मैं कोई रोबोट हूँ, मैं कोई मशीन हूँ। ऐसा लगता है यार जैसे कोई मशीन चलती है ना, बस उसी तरीके से आपको लगेगा कि कोई मशीन चल रही है, मैं नहीं चल रहा हूँ। या फिर अगर आपने वीडियो गेम खेला होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वीडियो गेम में जैसे लगता है ना कोई और मतलब चलाते तो हैं हमें उसे, लेकिन जो गेम चलता है तो फिर आप जान सकते हैं कि बस उसी तरीके से हमें लगता है कि यार मैं किसी वीडियो गेम में चल रहा हूँ या मुझे कोई और चला रहा है। मतलब इस तरीके का आपका फील होगा, बहुत ही अजीब सा फील होता है ये। और जैसे आप इंसानों को देखते हैं तो आप उनसे इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कोई भी इंसान है तो हम उससे किस चीज़ से जुड़ते हैं, एक ही चीज़ से, हमारे इमोशन। लेकिन डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में क्या होता है कि जब भी आप किसी इंसान से जुड़ते हैं तो मतलब आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपका साथ नहीं दे रही हैं, तो आप उससे अच्छे से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है यार कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि यार ये मेरे सामने बैठा है या कुछ भी हो रहा है तो आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होती है। या जैसे आप आईने में देखते हो तो कभी कभी आप डर भी जाओगे, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप आईने में देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये मैं ही हूँ या कोई और है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी और पर्सन को देख रहे हैं। तो जब आप नॉर्मल रहे होंगे तो तब आपने देखा होगा कि हम जो भी देखते थे हमें लगता था हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि यार ये मैं ही हूँ या फिर कोई और है। तो आप एक तो अपना कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, और दूसरा यही हो रहा है कि आप असली और नकली के बीच फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बाकी जैसा मैंने बताया कि आपको लगेगा मैं बिल्कुल ही अलग दुनिया में हूँ, मतलब इस दुनिया में नहीं हूँ। आप जो भी करते हैं आपको लगता है कि ये लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ, मतलब इनकी दुनिया और है, मेरी अलग है। ये सिचुएशन थोड़ा अजीब सी होती है, और सच में आप बहुत ही ज़्यादा अकेले महसूस करते हो, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं समझ सकता हूँ यार कितना मुश्किल टाइम होता है। और इसके जो और लक्षण हैं वो कभी कभी आपको लगता है कि मेरे माइंड को कुछ हो गया है। इवन कि मुझे भी यही लगा था, मुझे लगा मेरा माइंड डैमेज हो गया इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी, लेकिन बिलीव मी आपका माइंड कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, बस ये सिम्टम है इसके। और कभी कभी जैसे आप घूमने जाते हैं ना तो
आपको लगता है यार कि कहीं मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, ये बहुत कॉमन होता है भाई। तो अगर आप भी इससे कनेक्ट करवा दें तो आप समझ सकते हैं कि हाँ आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है, ऐसा लगता है मैं भूल जाऊँगा या मैं कुछ हो जाएगा मुझे, या फिर इस तरीके से, मतलब जो भी आप कहना चाहें आप इसको फील कर सकते हैं। बाकी इवन कि जैसे इस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि यार मैं देख भी रहा हूँ वीडियो, नहीं देख रहा हूँ। और हाँ, एक इसमें ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को कोई भी फीलिंग नहीं आती। फीलिंग का मतलब जैसे हम अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं ना, तो अपने इन्वायरमेंट को देख के हम लोग इफ़ेक्ट होता है हमें। जैसे आप जानते हो कि इस काम पे भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कहीं लड़ाई हो रही है या फिर कहीं कुछ शादी ब्याह हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर भी मतलब वो फीलिंग्स आती हैं। कहीं शादी हो रही तो जैसे आपको नाचने का मन कर सकता है, लड़ाई हो रही तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है, या फिर कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब आसपास के एनवायरनमेंट का इंसान पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस सिचुएशन में डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में आपको इन चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी आपके सामने हो रहा, ऐसा लगता है कि बस आपका बॉडी और माइंड का जो बैलेंस टूट गया है उसकी वजह से ये होना बिल्कुल आम है, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा सही हो जाता है और कोई भी टेस्ट नहीं आता। तो मतलब ये कुछ कॉमन मैंने इसके सिचुएशन बताए। तो अब मैं इसकी शुरुआत बताता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे और कब हुआ। तो यार जब शुरुआत हुआ था तो 9 से 10 दिन तक मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हो गया। इवन कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मतलब मैं उस सिचुएशन को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन थी वो। तो शुरू में तो मतलब जब मुझे ये शुरू हुआ था उस समय मुझे टेस्ट आना बंद हो गया था। तो मुझे लगा यार मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, नमक का टेस्ट नहीं आ रहा, मसालों का, तो मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स भी बंद हो गई। तो मतलब 10 दिन बाद तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि मतलब मैं तो ना तो मैं समझ पाया कुछ और ना ही मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग थी यार। अगर आप जा रहे हैं इस सिचुएशन से तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी कैसा होगा, ठीक है। तो इनके सब में अलग अलग लक्षण रहे होंगे। तो अब मैं इसका कारण बताता हूँ कि डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन होता क्या है। तो डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि किसी भी आदमी में तब होती है जब वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेंशन से गुजर रहा हो। अभी तक जो भी इसके साइकोलॉजिकल और अन्य जो रीजन खोजे गए हैं उनमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब जब आपका टेंशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है, इतने हाई लेवल का कि वो आपको सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाए, तो फिर आप इस सिचुएशन से गुजरते हैं। क्योंकि अगर आपका कॉन्शियस माइंड इसको नहीं संभाल पा रहा है, उस पर इतना ज़्यादा देखा जाए तो बोझ है कि वो इसे नहीं संभाल पा रहा है, तो वो उसे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफ़र कर देगा। और सबकॉन्शियस माइंड को जैसे ही इतना टेंशन मिलता है तो वो क्या करता है आपकी बॉडी और माइंड को अलग अलग कर देता है, ताकि आप ये मतलब उसकी एक देखा जाए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक वो है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी कुछ भी सिचुएशन होती है तो उसके लिए हमें तैयार करती है ताकि हम उसका सामना कर सकें। तो ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज़ को तैयार करता है ताकि हम उस टेंशन को झेल पाएँ। तो मतलब उसी का रिजल्ट होता है डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बॉडी और माइंड का कनेक्शन अलग अलग कर दिया है। तो उसका रिजल्ट यही है मेरे भाई कि आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। मतलब आपको बहुत ही अजीब सा लगता है जैसा मैंने बताया। तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आपका टेंशन हो जाता है तो बस उसी की वजह से ये होता है। यही इसका सबसे मेन रीज़न है और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो ट्रिगर होता है ये अलग अलग चीज़ों की वजह से होता है। और सबसे मेन है कि ये ज़्यादातर लोगों में नशे की वजह से ट्रिगर होता है। इवन कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ तो मेरे में तो नशे की वजह से ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन मैंने जितने भी लोगों का देखा उनमें से ज़्यादातर नशे की वजह से ही हुआ है। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि आप नशे की वजह से ये डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन होता है। नशा करना बुरी बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर जो टेंशन पैदा हो रहा है, जो जमा हो रहा है, तो वो तो पहले से ही है। बस नशा उसे क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। मतलब इसको ऐसे समझ लो यार कि जैसे बारूद का ढेर होता है ना, तो वो जमा होता जा रहा है, फिर उस पर एक चिंगारी पड़ी तो वो जल जाएगा।
इसी तरीके से मतलब आपके अंदर टेंशन तो जमा होता जा रहा है, लेकिन नशे ने क्या कर दिया, उसे ट्रिगर कर दिया। क्योंकि नशा तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो सब डिपर्सनलाइजेशन डियरलाइजेशन तो नहीं होता सबको। तो उसका रीज़न यही है कि शायद उनके लाइफ में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है जितना आपके हैं, इसीलिए नशे ने आपकी उसके वो आपकी सिचुएशन को ट्रिगर कर दिया है। सॉरी यार। तो ज़्यादातर लोगों में यही होता है कि नशे की वजह से ट्रिगर हो जाता है। तो अब आप इस सिचुएशन को समझ गए होंगे, इसके लक्षण क्या हैं, इसका रीज़न क्या है। अब मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप ध्यान से सुने। अब मैं इसके कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूँ जो हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमन, लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ हमें ही हो रहा है। इनको मैं उस कैटेगरी में रखूँगा कि कुछ ऐसे सिम्टम जो कि कुछ अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से ये क्या बोलेंगे मैं शो होंगे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग जो लोग डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, तो उनमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सिर्फ उन्हीं में मतलब दिखाई देंगे। डरने की बात नहीं है, इसमें अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, इसमें कोई वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ खास लक्षण, तो जैसे मैं अपने लक्षणों की बात करता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि ये इनको मैं कुछ खास लक्षणों की कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल में दिखाई देंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब में कॉमन हो। अब जैसे डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन के जो भी लक्षण हैं, तो वो तो ज़्यादातर ऐसे हैं कि मतलब सब में कॉमन है, लेकिन कुछ कुछ क्या होंगे कि आप में ही दिखाई देंगे, दूसरे में नहीं, दूसरे में कुछ और लक्षण होंगे, तीसरे में कुछ और होंगे, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होंगे, ठीक है। तो डिपर्सनलाइजेशन के कॉमन लक्षण तो यही है कि आपको मतलब खुद का फील नहीं होता, आपको लगता है कि जैसे नाम से ही लग रहा है कि डिपर्सनलाइजेशन, यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी से ही अलग हो गए हो, आपको लगता है मैं कोई और आदमी हूँ, इस तरीके से। और डीरियलाइजेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, मतलब आप फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो कॉमन लक्षण हो गए, जैसे मैंने बताया असली ना लगना, या फिर ऐसा लगना जैसे मैं कोई मशीन हूँ, या फिर ऐसी अन्य चीज़ें, ये तो कॉमन है। लेकिन जो खास लक्षण है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। तो अगर आपका कुछ खास लक्षण लगता है जिसे आप किसी और से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो डरिए मत, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है और हर किसी में अलग होते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि मेरे में क्या क्या लक्षण थे जो बिल्कुल अलग थे, जो किसी और में नहीं दिखाई दिए मुझे जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सर्च किया। तो एक जो कॉमन है, मतलब है तो खास लेकिन कॉमन है, हमें लगता है नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें लगता है हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुनिए कि सबको ये लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं पाऊँगा, और उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ या हो रहा है, लेकिन ये एक लक्षण है। इसमें लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि जब भी मैं उस सिचुएशन से गुजरता था तो मुझे लगता था यार क्या मुझे ज़िंदगी भर ऐसी रहना पड़ेगा, क्या मैं मतलब ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हूँ, कितना मतलब मजबूर, एकदम से देखा जाए तो लाचार, ना आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कितना अकेला फील होता है इसमें। तो फिर लगता है यार क्या मुझे ज़िंदगी भर ऐसे रहना है, क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसे रहूँगा। तो ये एक सिम्टम है, आप ये मत समझिए कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है, और ये सिर्फ एक सिम्टम है। आपने ठीक होना है और 100% ठीक होना है। दूसरा, मुझे लगता था यार कभी कभी कि मैं हवा बन के उड़ जाऊँगा, मतलब मैं अपने आप को इतना हल्का फील करता था ना कि मुझे लगता था कि कभी कभी जैसे छत से कूदने का मन करता था कि मैं कूद जाऊंगा। हालांकि मतलब इतना मुझे पता था कि ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कूदेंगे तो फिर आपको पता ही है छत से क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मुझे लगता था कि मैं इतना हल्का हूँ, बिल्कुल हवा की तरह, कि मैं उड़ सकता हूँ इस तरीके से। मतलब अजीब सा ये जो मैंने बताया आपको कि अलग अलग लक्षण अलग अलग लोगों में। या फिर कभी कभी मुझे लगता था कि मेरा हाथ इतना बड़ा है, किसी बिल्डिंग से भी बड़ा। मतलब फ़नी है लेकिन सच है। और कभी कभी मुझे पता क्या लगता था कि मेरा जो माइंड है ना वो इतना बड़ा है, इस पूरी अर्थ के बाहर जा रहा है। मतलब समझ लो कि अर्थ जो है मेरे माइंड के अंदर है। मतलब मुझे इतना अजीब सा लगता था कि मेरा माइंड इतना हाइपर हो जाता था ना कि मुझे लगता था कि ये अर्थ मेरे माइंड के अंदर है, मतलब मेरा माइंड इतना बड़ा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम रहे होंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों में नहीं रहा होगा, लेकिन है बहुत ही अजीब टाइप का, कि जब भी मैं किसी इंसान को देखता था तो मुझे लगता था कि यार मैं इसे 1000 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ, मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर से। मुझे फीलिंग ही ऐसी आती थी कि मैं इसे हज़ारों किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ। तो अब आप सोच सकते हो कि क्या सिचुएशन रही होगी, मतलब बहुत अजीब से लक्षण। तो जैसे मैंने बताया कि
हर किसी में अलग अलग लक्षण होंगे जो कुछ खास होते हैं, बाकी कॉमन तो सब में होते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों में कुछ खास सिम्टम होंगे, तो उनसे डरने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये कॉमन सी चीज़ है इसमें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक सिम्टम है कि क्या मैं कभी ठीक हो पाऊँगा यार, नहीं हो पाऊँगा, ये लगता है सबको, लेकिन 100% ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सिम्टम ही है, समझ लीजिए वो इसी बीमारी का हिस्सा है। तो आपको ये समझना है कि जब भी आपको ये लगे कि यार मैं कभी ठीक हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, या मुझे ज़िंदगी भरी सिचुएशन में रहना पड़ेगा, तो आप बस ये समझ लेना कि यार ये भी इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताई कुछ खास लक्षण। अब आते हैं इसके क्योर के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है आप इसी चीज़ के लिए यहाँ आए हैं। उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया था थोड़ा सा कि ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ यार यही सिचुएशन है, कुछ और तो नहीं है, इस तरीके से। तो क्योर, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि क्योर के लिए हमें सबसे पहले बीमारी को देखना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का ये पता लगा लेते हैं कि ये हो किस वजह से रही है, इसका रीज़न क्या है, तो अगर हम उसके सोर्स को ही ख़त्म कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उससे जल्दी क्योर कर पाएंगे। सबसे पहले तो यार आप में से ज़्यादातर लोगों का यही सवाल है कि क्या ये ठीक होता है, और अगर ये ठीक होगा तो कितने टाइम में होगा। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल है और ऑब्वियस सी बात है होता ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन ये पूरी तरीके से क्योर होता है, और आप 100% क्योर हो गए, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल 100% आप क्योर होने वाले हैं, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब आपको कुछ परमानेंट डैमेज हो गया होगा। ये तो सिर्फ एक माइंड की सिचुएशन है, जैसे कि आपका जो टेंशन था, आपका जो तनाव था वो बहुत हाई लेवल का था, तो जैसे जैसे वो कम होना शुरू हो जाएगा आप अपने आप ही सही होने लग जाओगे। अब इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन की साइकिल कैसे काम करती है। डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन होती है बहुत ज़्यादा हाई टेंशन से और तनाव से। मतलब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का देखा जाए तो ये एक प्रकार से ये एक मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म इस तरीके से है कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, तो इसलिए क्या कर देता है वो आपको डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में ढकेल देता है कि आपको मतलब इस दुनिया का कोई वो ना हो, यानी कि आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपको डर वर नहीं लगेगा, फीलिंग नहीं आएंगी, तो इससे क्या होगा कि मतलब उसने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। तो आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल सही हो। तो ऑब्वियस सी बात है जब उसे विश्वास हो जाएगा तो फिर वो उसने जो आपके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव सील बना रखी ना, समझ रहे हो, जो भी प्रोटेक्टिव सील्ड बना रखा उसने, उसकी ज़रूरत ही रहेगी, तो आप इससे आराम से क्योर कर लोगे। तो इसकी साइकिल कैसे चलती है देखिए, सबकॉन्शियस माइंड ने आपको डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में धकेला, क्यों? क्योंकि आप हाई टेंशन में थे। अब जब भी आप डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन में होते हो तो आप में से ज़्यादातर लोग, बल्कि मैं भी खुद, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हम डर जाते हैं। अब डरते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल गया कि डर है, मतलब यहाँ आसपास कुछ खतरा है, इस तरीके से, तो वो क्या करता है आपको फिर से डिपर्सनलाइजेशन कर देता है, जबकि आपका मेन काम है उस साइकिल को तोड़ना। होता क्या है कि वो आपको डिपर्सनलाइजेशन कर लेगा। अब देखो आप डिपर्सनलाइजेशन हो गए, फिर से आप डर गए, फिर उससे उसने आपको डिपर्सनलाइजेशन में धकेल दिया। मतलब ये साइकिल ऐसे ही चल रही है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ ट्रिगर हो रही है, दूसरी से फिर वही चीज़ ट्रिगर हो रही है। तो मतलब इस तरीके से साइकिल चलती है। तो हमें इसे तोड़ना है। अब इसको तोड़ने का क्या तरीका है? उसको तोड़ने का ये तरीका कि जब हम डिपर्सनलाइजेशन में होते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डरते हैं तो फिर क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को आप क्या मैसेज भेजते हो कि यार कुछ खतरा है, इस तरीके से, तो वो बिल्कुल अलर्ट होके आपको डिपर्सनलाइजेशन कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। इस साइकिल को कैसे तोड़ें? साइकिल को ऐसे तोड़ें कि सबसे पहले तो जब भी आपको डिपर्सनलाइजेशन हो तो उसका आपका क्योर यहीं से शुरू होगा कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब डरा जाए इसमें, ये एक माइंड की सिचुएशन है और ये अपने आप मतलब ठीक हो जाएगी, बस मुझे डरना नहीं है। और डरने के लिए ज़रूरी है कि यार आप जो भी काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करें, उस पर ध्यान दें और लगातार उसमें आगे मतलब बढ़ते जाएं। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे नकली लग रहा है, मुझे मशीन की तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है। मुझे पता है यार ये होता है, ऑब्वियस सी बात है, होता है। मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि ये कितना अजीब सा होता है और कितना मुश्किल होता है।
लेकिन आपको इस साइकिल को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाएं कि हाँ, मैं आराम से इससे निकल जाऊंगा। मतलब ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ना निकल पाए। दूसरे लोगों का सवाल होता है कि यार इसको सही होने में कितना टाइम लगेगा। तो यार ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब जिस तरीके से अपने एफर्ट डालोगे उतनी जल्दी सही हो जाओगे। 1 महीने में भी सही हो सकते हो, 6 महीने में भी सही हो सकते हो और 1 साल में भी सही हो सकते हो। हर किसी में अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि उसने कितने एफर्ट डाले अपने आप को, मतलब कितनी मेहनत की है इस सिचुएशन से बाहर निकालने में। डरने की बात नहीं है, आराम से आप सही हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि ये 100% क्योर है और आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको इस साइकिल को तोड़ना है। और साइकिल को तोड़ने के लिए ज़रूरी है आप बिजी रहें। मतलब आपको चाहे डिपर्सनलाइजेशन वाली फीलिंग आ रही है और ऑब्वियस सी बात आ रही है, तो आपको अपना काम करते जाना है। ऐसे डरने की बात नहीं कि यार क्या होगा, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं हो गई, या मेरे को ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, या मतलब कहीं ऐसा ना हो कि परमानेंट ही ऐसा हो जाऊँ, क्या मैं कुछ कर पाऊँगा, ऐसा वैसा। यार ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इवन मैं खुद जॉब करता हूँ तो मुझे पता है मैं इस सिचुएशन से निकला हूँ, 100% मैं क्योर हुआ हूँ और बिल्कुल नॉर्मल हूँ पहले की तरह। मतलब मुझे तो 1% लगता भी नहीं अब कि यार मैं कभी इस सिचुएशन से गुजरा भी था, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो आपको मतलब इस चीज़ को बिलीव करना होगा कि हाँ, आप इससे क्योर करोगे और 100% क्योर करोगे। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो क्योर ना हो। सॉरी, आज मुझे थोड़ा खराश हो रही है तो इस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन आई होप कि जो चीज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं मैं आपको पहुंचा सकूं। तो जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैंने इसको सही होने में मेरे को 1 साल लग गया था यार लगभग। उसका रीज़न भी यही है कि मैंने कुछ गलतियां की, जैसे मैंने बताया। मतलब वो साइकिल को नहीं तोड़ पाया मैं जल्दी और अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बदल पाया, इसीलिए। अब इसका जो क्योर बताता हूँ मैं। ज़्यादातर लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको दिक्कत है तो आप भी डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास। मैं भी गया था, पर मैं मानता हूँ कि यार इस बीमारी में डॉक्टर का जो योगदान रहेगा वो 1% ही रहेगा। 99% आपको खुद सही होना है, क्योंकि डॉक्टर जो इस चीज़ के लिए दवाइयाँ देते हैं वो ज़्यादा एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ देते हैं, यानी कि जो डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए यूज होते हैं ज़्यादातर, वो उसके लिए ही मतलब इसको देते हैं। तो मैंने तो खुद का इलाज शुरू किया था यहीं ऋषिकेश में, एम्स है। तो एम्स से मैंने शुरू किया था, वहाँ एक साइकेट्रिस्ट ने, काफ़ी जाने माने साइकेट्रिस्ट ने, तो मैं गया था उनके पास। तो उन्होंने मुझे एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ दी थी, पर सच बोलूँ तो यार मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा हाइपर हुआ था। और सच बोलूँ मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर नहीं पड़ा ज़्यादा फ़र्क। उसके बाद मैंने देहरादून में ही दिखाया था, यहाँ भी एक और अच्छे साइकेट्रिस्ट ने, तो उनसे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी एंटी डिप्रेशन नहीं थी शायद, मे बी, क्योंकि उन्होंने मेरे को उन्होंने मतलब ये नहीं समझ पाए हो कि मतलब मेरा रियल में वो दिक्कत क्या है। मुझे लगता है ज़्यादातर समझ भी नहीं पाते, क्योंकि इस सिचुएशन को तभी समझा जा सकता है जब आप इससे गुजर रहे हो, क्योंकि डॉक्टरों के लिए भी इसको समझना उतना आसान नहीं है। हालांकि जो यहाँ देहरादून के डॉक्टर ने दी थी तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था यार, क्योंकि नींद आ गई थी और चीज़ें भी आप समझ लो कि काफ़ी सही हो रहा था। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल रही, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आएगा आपको। मज़ा मतलब कि जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे ना, तो आपको, मुझे लगता है कि आप एक अलग ही आदमी बन के निकलोगे। मतलब बिल्कुल आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, आप समझ लो आप खुद से जंग जीत रहे हो यार। और इस जंग से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आपकी लड़ाई खुद के साथ ही है, अपने साथ है, अपने माइंड के साथ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत जब आप इससे विजेता बन के निकलोगे तो आप बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी होगी। तो थोड़ा मुद्दे से मैं भटक गया। तो जो मैं बात कर रहा था क्योर की, तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर के पास, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो साइकेट्रिस्ट के पास दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने दिखाया कि ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट वही दवाई देते हैं एंटी डिप्रेशन की, तो उनसे ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको नींद भी ना आने की दिक्कत है या फिर वो, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए थोड़ा, उसके लिए एंटी डिप्रेशन दवाएँ आपकी कुछ मदद कर सकती हैं। बट माइंड बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है इस सिचुएशन में, तो आपको पता ही होगा। दूसरा, अब बात करता हूँ मैं इसके जो आपके हाथ में चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया 99% इसका क्योर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यार इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी। लाइफ स्टाइल बोले तो अपना रहने खाने का थोड़ा इसको बैलेंस करो।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसे होती है, ना खाने का टाइम ना सोने का फिक्स टाइम, ये सब होता है। हालांकि नींद नहीं आती इसमें और खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि ना खाने का मन करता है ना सोने का, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से आपको शुरुआत करनी है और मेहनत करनी है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो रहने खाने का सही बनाएंगे तो आपकी लाइफ में ऑब्वियस सी बात है एक बैलेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इस जर्नी में आपके साथ रहने वाला है वो है दोस्तों ध्यान और योग को आप अपनी लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट बना दीजिए। मतलब बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ध्यान इस सिचुएशन से निकलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ध्यान का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को समझ रहे हो। अपने माइंड को समझना तो फिर आप इसकी ट्रिक को भी समझ पाओगे कि आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है, किस तरीके से। हालांकि बेवकूफ़ क्या बोलूँ मैं, उसको मैं बोलूँगा एक मैकेनिज़्म है जो आपको बचाना चाहता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बात वही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अगर इस सिचुएशन में हो तो आप नकली दुनिया में हो, किसी और दुनिया में हो, या जो आप कर रहे हो नकली है। ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल असली हो, लेकिन माइंड ने आपको ऐसा बना रखा है इस समय कि वो उसने आपको ये फील करवा रहा है कि यार आप इस दुनिया में नहीं हो, ताकि आप ज़्यादा तनाव ना ले सको। इसीलिए तो ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान की हज़ारों वीडियो है, लेकिन जो सबसे सिंपल आसान तकनीक है वो है अपनी सांसों पे ध्यान देना। और ये आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा सरल भी तकनीक है और इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल मतलब इस तरीके से बनाइए कि जो व्यवस्थित हो। व्यवस्थित मतलब एक डायरी लीजिए, उस पर बनाइए मुझे कब कब क्या क्या करना है, क्योंकि डिपर्सनलाइजेशन रियलाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप अपने लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। मतलब देखा जाए तो कितना बिजी रहते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 24 घंटे इसी के बारे में सोचते रहेंगे। और ये सिचुएशन ऐसी है कि जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचोगी ये उतना लंबा टाइम क्योर होने में लेगी। तो इसीलिए अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाइए, इसको थोड़ा बैलेंस कीजिए और ध्यान को अपनी लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा बना दीजिए। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिचुएशन जो आपके माइंड में चल रही है ये थोड़ा केमिकल इम्बैलेंस की भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में जो भी केमिकल हैं वो इस तरीके से हो गए हैं कि उनके बीच बैलेंस नहीं रहा है, तो फिर आपको ये सिचुएशन आ रही है। तो उसके लिए जैसे अनुलोम विलोम मैं बता सकता हूँ, या फिर और भी भ्रामरी प्राणायाम, ओम का नाद, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो 100 और 10% आपकी जो रिकवरी होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। बहुत जल्दी आप इससे सही हो जाओगे, आपको ज़्यादा नहीं रहना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ध्यान और प्राणायाम, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको अपनी लाइफ में शामिल करें। अब इसमें यार एक बहुत और साथ में व्यायाम से मेरा मतलब है कि वॉकिंग करें, सुबह 1 घंटा 2 घंटा घूमें, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़रूरी है इस समय सही होना, जल्दी से जल्दी क्योर होना। तो इसलिए अपनी लाइफ को ऐसा बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप खुद पे दे पा रहे हो। तो 1-2 घंटे सुबह घूमिए, 1-2 घंटे शाम को घूमिए, तो आपकी जो रिकवरी हो बहुत जल्दी हो जाएगी। और यहाँ ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि उन्हें एकदम से रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आदत ही ऐसी हो गई है कि बस जैसे क्विक फिक्स बोलते हैं इन्हें। क्विक फिक्स मतलब बस अभी किया मुझे 5 मिनट में रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ इस तरीके से काम नहीं करती है। आप सोच सही हो रहे हो तो अगर ये चीज़ें एकदम से वो ना लगे ना, जैसे आपने आज से ध्यान किया या कल से प्राणायाम किया, तो एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे आज से ही रिजल्ट मिले। धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा, इवन कई टाइम हो एकदम से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो नहीं रहा है, वो हो रहा है अंदर ही अंदर, आप हील हो रहे हो। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, ये जर्नी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, आपको लगातार करते रहना है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। अब यहाँ एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। आप में से हो सकता है कुछ लोग एथिस्ट हों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो सबसे मेन है क्योर होना है, या फिर और तो मतलब कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा मतलब वो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लानी पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यार ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किस चीज़ में, वो जो साइकिल है उसे तोड़ने में, प्लस ये बहुत पावरफुल भी होती है। अब जैसे मैं खुद की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि डिपर्सनलाइजेशन को तोड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप उस साइकिल को तोड़ दो जिससे ये पैदा हो रही है। क्योंकि अगर आप
आपको डर लगेगा तो फिर से डिपर्सनलाइजेशन हो जाओगे। अब डिपर्सनलाइजेशन हो गया तो फिर डर लगेगा, फिर डर लगेगा, डिपर्सनलाइजेशन हो जाएगा। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप, और देखा होगा आपने, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डर होता है वो मौत का डर होता है। लगता है यार मैं मर जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये 24 घंटे लगा रहता है कि भाई मैं कभी भी मर सकता हूँ, इस तरीके की भावना आती है। तो आपको इस भावना को ख़त्म करना है। तो जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। इस दौरान मतलब पहले मुझे भी डर लगता था यार मर ना जाऊँ इस तरीके से, तो ये सब लगता था। फिर गीता मैंने पढ़ी थी, गीता आपको पता ही होगा, अगर आप हमारे देश में, तो आपको पता ही है गीता का महत्व कितना ज़्यादा है। तो उसमें एक श्लोक मैंने पढ़ा था, हालांकि वो श्लोक मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन इस दौरान मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा अच्छे से गया। वो श्लोक कुछ इस तरीके से है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चेदम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो आत्मा है ये क्या है, नैनम छिदंती शस्त्राणी, मतलब इसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, यानी कि इसे आग जला नहीं सकती। न चेदम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता, इसे मतलब जो जल है वो गला नहीं सकता और जो हवा है वो उसे सोख नहीं सकती। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं आत्मा के बारे में। तो एक बार जब मुझे डर बहुत ज़्यादा मेरा हाई हो गया ना, तो मैंने सोच लिया था यार कि मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, हम तो आत्मा है और आत्मा अजर और अमर होती है। और ये श्लोक ने मेरी मतलब कि बहुत ज़्यादा मदद की थी यार। आपको चाहे जैसा भी लग रहा हो, और लेकिन सच्ची बताऊँ ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ और कर सकता है काम, बट मैं बता रहा हूँ कि आध्यात्मिकता आपके बहुत ज़्यादा काम करने वाली। तो मुझे लगा यार जब मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, ना तो हमें कोई शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती है, यानी कि मतलब हम एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती है। और आपने भी सुना ही होगा ज़्यादातर लोगों ने कि आत्मा ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी मरती नहीं है। तो इससे हुआ क्या था, इससे हुआ ये था कि मेरे अंदर से मौत का डर निकल गया। मतलब मुझे डर नहीं लगा, मुझे लगा क्या हुआ, मरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, जैसा बोलते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ भी बोलते हैं कि शरीर ही तो मरता है, आत्मा तो अजर अमर रहती है। तो मुझे लगा ठीक है, मरना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मरना है, हम तो आत्मा है, खुद को आत्मा मान के चलो। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि हम इन चीज़ों की आदत नहीं है, जैसी लाइफ स्टाइल हम जीते हैं और जैसे हम जीते हैं मतलब रहते हैं। लेकिन देखो इस चीज़ से हुआ क्या, जब मैंने ये किया तो मेरा अंदर से डर निकला मौत का, और जब डर निकला तो वो साइकिल टूट गई मतलब एक दिन में नहीं, बट धीरे धीरे करके वो टूटने लग गई, तो मेरा क्योर होना शुरू हो गया। तो देखो मतलब किस तरीके से ये आपकी मदद करती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हिंदू ही होंगे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो आपको अपने धर्म में खोजना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि हर धर्म में लगभग ये बात तो की गई है कि हम आत्मा हैं इस तरीके से। और दूसरी चीज़, मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैंने उस दौरान महामृत्युंजय मंत्र में बहुत ज़्यादा सुनता था। आपको भी शायद पता होगा महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है। तो इवन कि यार मैं सच्ची बताऊं तो मेरा अभी तक आदत है, मतलब वहाँ से मेरी ऐसी जर्नी बनी हुई कि मैं अभी भी महामृत्युंजय मंत्र का हर दिन जाप करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मंत्रों में क्या रखा है, ये सब कुछ ऐसा, मतलब कि पुरानी सोच के लोग ये ऐसा वैसा, मतलब आप समझ सकते हो कि कैसी मेंटलिटी रहती है थोड़ा हमारी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मंत्रों में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। और ये आपकी रिकवरी को इतना फास्ट कर देगा ना, इवन कि जब आपको डर लगता है या फिर अन्य चीज़ें आती है डिपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन के दौरान, तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। क्योंकि मंत्रों में एक तो पावर होती है, दूसरा आप जैसे वो अकेला फील करते हो डिपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन के दौरान। तो उससे क्या होता है कि मंत्रों से मतलब आपको एक पावर मिलती है यार स्टैंड करने की, कि कुछ भी सिचुएशन हो। जैसे मैंने बताया था कि वो गीता के श्लोक थे, उनसे मुझे ये पावर मिली कि ठीक है यार मरना ही है ना, तो क्या हो, हम तो वैसे भी अजर अमर हैं। तो देखो मुझे कितनी पावर मिली होगी, आप खुद सोच सकते हो। क्योंकि आपकी सिचुएशन भी तो ऐसी है कि ऐसा लगता है कि मैं ही इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, और अकेलापन फील होता है। या अब जैसे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता था तो उससे मुझे इतना ज़्यादा अंदर से अच्छा फील होता था, मजबूत मैं खुद को महसूस कर पाता था, और हाँ लगता था कि हाँ भगवान मेरे साथ हैं। तो आप भी अपने धर्म में जो भी इस तरीके के मंत्र हैं वो ढूंढिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पावरफुल आप महसूस करोगे, और आपकी रिकवरी भी जल्दी फास्ट हो जाएगी। और ओम का चैंट करता था मैं, ओम का जाप बहुत ज़रूरी है, आप कीजिए।
क्योंकि ओम का जाप ऐसा है कि आप किसी भी धर्म से होंगे, अगर आप करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन होगा आपके माइंड में, और आप बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये तो मैंने बताया, मतलब आध्यात्मिकता आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, आप बहुत जल्दी क्योर कर लोगे। और फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अब इस चीज़ को आप थोड़ा और ध्यान से सुने कि डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में एक चीज़ ध्यान रखें कि कुछ भी सिचुएशन हो आपको चलते रहना है। यानी कि जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, बहुत बार अभी सोचने लगते हैं कि यार क्या ज़िंदगी है यार, मतलब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या मुझे ऐसे ही रहना, इस तरीके से होना। तो ऐसा मत कीजिए, आप बिजी रहिए, अपना काम करते रहिए, और कुछ भी सिचुएशन आए, कुछ भी आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप काम को करते जाइए, छोड़िए मत, आप बस आगे बढ़ते जाना आपको ज़िंदगी में। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जब आप ऐसा करेंगे कि लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, तो 100% आप क्योर होंगे, मतलब आपको रुकना नहीं है। और ये मेरी आपको बिल्कुल ऐसी टिप्स रहेगी जिसको आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि कुछ भी सिचुएशन हो अपना काम करते रहिए। जैसे आपको फील हो रहा है कि यार मेरा कुछ हो पाएगा, मैं सही भी हो पाऊंगा, अगर ये फील भी आ रही है ना, तब भी आगे बढ़ते जाओ, तब भी आगे काम करते जाओ, क्योंकि आपने अटकना नहीं है दोस्तों। इस जर्नी में आपको पहले पूरा सही होना है और आप 100% ठीक हो जाओगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सुनिए मेरी बात दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप 100% ठीक होने वाली हो, क्योंकि आपकी जो हीलिंग है उसने सही, आपने ठीक होना ही है, क्योंकि अंदर से जो हीलिंग होना शुरू होगी तो अब आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। बस जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपने ठीक तो होना ही है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा जल्दी सही होंगे। तो कुछ भी नहीं करोगे तब भी सही होने वाले हो, इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है। और शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने, जैसा कि इंडियंस वीडियो बहुत कम है इस टॉपिक पे, क्योंकि शायद इंडिया में मुझे लगता नहीं है बीमारी ज़्यादा होती होगी, अंग्रेज़ों या फिर फॉरेन्स को ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हीं की वीडियो मैंने ज़्यादा देखी, तो मैं इस हिसाब से अनुमान लगा रहा हूँ। क्या पता ये सच भी ना हो, क्योंकि हमारे देश में लोग ज़्यादातर हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं होते, तो वहाँ ज़्यादा कॉन्शियस है, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे जो वीडियो मिली थी वो भी ऐसी मिली थी। तो यार एक चीज़ है, उन वीडियो को जब आप देखते हो तो डर मत जाना, क्योंकि किसी ने क्या बोल रखा कि मैं तो 1 साल में सही हुआ, किसी ने कहा मैं 10 साल में सही हुआ, किसी ने कहा मैं 20 साल में सही हुआ। ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि वो कोई भी बीमारी वो लंबा टाइम लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उतना मतलब लाइफ स्टाइल रखोगे ना, आपके खाने का टाइम ना कुछ, ना आप कुछ लाइफ में कुछ स्पेशल कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रिकवरी फिर टाइम लेती है। लेकिन इंडियंस को मैंने देखा है जो ज़्यादातर वो 5-6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में, मैक्सिमम 1 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं लेता कोई भी, इतने में ही ठीक हो जाते हैं। इवन कि ज़्यादातर जो औसत है, मैं मानता हूँ कि जो इंडियन जो सही होते हैं वो लगभग 2 से 3 महीने में सही हो जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, क्योंकि एवरेज टाइम है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान कुछ इस तरीके का है कि मतलब औरों से हम काफ़ी जल्दी सही हो जाते हैं। तो ये मैंने लगभग सारी कोशिश की है बताने की। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूँगा, आप मुझे चाहिए तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके ईमेल का जवाब दे दूँगा, या हो सकता है कि आप मेरा नंबर भी मैं डाल दूँगा, आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जर्नी सच में मुश्किल होती है यार। उस समय मैं भी बस, जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा था तो मैं भी चाहता था बस कहीं से राहत मिल जाए, कुछ भी राहत मिल जाए, और किसी भी तरीके से राहत मिल जाए। तो मैं आपके साथ हूँ दोस्तों इस जर्नी में, आप 100% सही होने वाले हो, और विश्वास रखिए खुद पे, भगवान पे, और अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करें, अकेला ना रहें। मैं मतलब यही सजेशन दूंगा आपको, और जो टिप्स बताएं आप उनको फॉलो करें तो आप बहुत जल्दी सही होने वाले हैं। इवन कि मैं तो आपको वो टिप्स भी बताता हूँ कि अब जब आप इससे सही हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है सही तो आपने होना ही है और बहुत जल्दी होना है। तो जैसे मतलब आगे के लिए यही है कि यार जब आप इस सिचुएशन से गुजरोगे तो ध्यान, योग, प्राणायाम, इन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना देना। भगवान को हमेशा धन्यवाद दो अपने ज़िंदगी के लिए, एक एक दिन के लिए, क्योंकि बहुत कीमती जीवन है ये। और ज़्यादा तनाव ना लें, क्योंकि इसका मेन रीज़न ही ज़्यादा तनाव है। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस बनाइए, अपने फोकस गोल बनाइए, इसको थोड़ा और बैलेंस कीजिए,
नशे से अगर ये ट्रिगर हुआ है तो नशे से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि नशा तो किसी भी तरीके से सही नहीं है लाइफ के लिए। और बाकी मतलब इस जर्नी में आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें ही आपको काफ़ी कुछ सिखा देंगी कि हाँ क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से सही होने वाले हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको जो भी टिप्स बताए गए हैं आप उनको फॉलो करें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस जर्नी में डरना मत, क्योंकि मैं आपके साथ रहूँगा। आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार ये बताना मैं भूल ही गया, मैं मतलब इस सिचुएशन से कब गुजरा था। मुझे इस सिचुएशन से सही हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं सोच रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं एक बार देख रहा था कि हाँ, मैंने कहा कहीं कुछ होता है हमारे अंदर डाउट कि हाँ मैं सही पूरी तरीके से सही हूँ भी या नहीं, या मतलब कुछ लगता है। तो मैं पूरी तरीके से सही हो चुका हूँ और मुझे 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, इवन कि मैं जॉब भी करता हूँ। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप पूरी तरीके से सही हो जाओगे और 100% सही हो जाओगे। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट में पूछें या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।